तो क्लास 10 साइंस का पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। एक बात पक्की है, इस पूरी चर्चा के बाद चाहे स्कूल एग्जाम हो, प्री बोर्ड हो या फिर बोर्ड एग्जाम, कोई भी सवाल इसके बाहर से आ ही नहीं सकता। हम सब कुछ एकदम हलवे की तरह समझने वाले हैं। अच्छा, केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना कभी कभी लगता है ना कि ये तो मतलब नामुमकिन सा काम है। जितनी भी परेशानियां होती है ना बैलेंसिंग में, आज वो सब खत्म हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको एक ऐसा मास्टर मेथड सिखाने वाला हूँ जिससे हर एक रिएक्शन बैलेंस होगी। कोई तुक्का नहीं, सिर्फ एक पक्का तरीका। पर सवाल ये है कि भाई हमें ये बैलेंसिंग करनी ही क्यों है? और ये सवाल बोर्ड्स में भी आता है। इसका सीधा सा जवाब है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये एक बहुत ही जरूरी नियम है जो कहता है कि मास को न तो बनाया जा सकता है न ही मिटाया जा सकता है। मतलब रिएक्शन से पहले जितना वजन था ना, रिएक्शन के बाद भी ठीक उतना ही वजन होना चाहिए। बस इसीलिए हम इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। तो ये रहा वो मास्टर मेथड। सिर्फ 4 बहुत ही आसान से स्टेप्स हैं। देखो, सबसे पहले मेटल्स को बैलेंस करना है, फिर नॉन मेटल्स, उसके बाद नंबर आता है ऑक्सीजन का और एकदम आखिर में हाइड्रोजन। बस इसी ऑर्डर को फॉलो करते चलना है। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। ये एक बहुत ही कॉमन इक्वेशन है। आयरन और पानी मिलकर आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन बना रहे हैं। अभी जैसा कि देख सकते हैं ये अनबैलेंस्ड है। तो चलो अपना मास्टर मेथड लगाते हैं। स्टेप 1, मेटल। यहाँ हमारा मेटल है आयरन यानी Fe। लेफ्ट साइड में एक आयरन है और राइट में 3, तो बराबर करने के लिए लेफ्ट वाले Fe के आगे हम 3 लगा देंगे। हो गए दोनों तरफ 3-3 आयरन। स्टेप 2, नॉन मेटल, जो यहाँ कोई है नहीं, तो चलो आगे बढ़ते हैं। स्टेप 3, ऑक्सीजन। राइट में 4 ऑक्सीजन है और लेफ्ट में सिर्फ 1, तो हम लेफ्ट वाले H2O के आगे 4 लगा देंगे। अब ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। अब आया आखिरी स्टेप, स्टेप 4, हाइड्रोजन। लेफ्ट में अब 4 गुणा 2 यानी 8 हाइड्रोजन हो गए हैं, तो राइट में भी 8 करने के लिए H2 के आगे 4 लगा देंगे और हो गया बैलेंस। अब देखते हैं कि यह असल में काम करता भी है या नहीं। ये CBSE 2025 का एक सवाल है। हमें P, Q, R और S की वैल्यू पता करनी है। चलो अपने मेथड से इसको फटाफट सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या था? मेटल यानी एल्यूमिनियम। देखो, राइट साइड में Al के 2 एटम हैं, तो लेफ्ट में भी 2 ही होने चाहिए, मतलब P की वैल्यू हो गई 2। सिंपल। R तो 1 ही रहेगा क्योंकि Al2O3 का एक ही मॉलिक्यूल है। अच्छा, अब ऑक्सीजन। राइट में 3 ऑक्सीजन है, तो लेफ्ट में भी 3 करने पड़ेंगे, तो Q की वैल्यू बन गई 3। लास्ट में बचा हाइड्रोजन। लेफ्ट में अब देखो 3 गुणा 2 यानी 6 हाइड्रोजन हो गए, तो राइट में भी 6 करने के लिए S की वैल्यू 3 रखनी होगी, क्योंकि 3 गुणा 2 होता है 6। हो गया। P = 2, Q = 3, R = 1 और S = 3। देखा कितनी आसानी से निकल गया। तो अब जब हम इक्वेशंस बैलेंस करना सीख चुके हैं, चलिए रिएक्शंस के अलग अलग टाइप्स पर चलते हैं। सबसे पहले है कॉम्बिनेशन और डीकंपोजिशन। ये दोनों ना एक दूसरे के बिल्कुल उल्टे हैं। कॉम्बिनेशन में 2 या ज्यादा चीजें मिलकर एक चीज बनाती हैं। A + B मिलकर AB बन गया, जबकि डीकंपोजिशन में एक चीज टूटकर 2 या ज्यादा चीजों में बिखर जाती है। AB टूटकर A + B बन गया। कॉम्बिनेशन का एक क्लासिक उदाहरण है मैग्नीशियम रिबन को जलाना। जब हम इसे जलाते हैं ना, तो एक बहुत तेज, एकदम चमकदार सफेद रोशनी निकलती है और बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक सफेद पाउडर। इस प्रोसेस में गर्मी भी निकलती है, इसीलिए ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब डीकंपोजिशन को देखते हैं। जब हम हरे रंग के फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स को गर्म करते हैं, तो रंगों का एक बहुत दिलचस्प सफर देखने को मिलता है। ये सीधे हरे से लाल भूरा नहीं होता। पहले ये पानी खोकर सफेद बनता है और फिर और गर्म करने पर लाल भूरे रंग का हो जाता है। इस रिएक्शन के दौरान 2 बातें और होती हैं। एक तो जलते हुए सल्फर की एक खास गंध आती है, कुछ माचिस की तीली जलाने जैसी। और दूसरी बात, क्योंकि हम इस रिएक्शन को करवाने के लिए लगातार गर्मी दे रहे हैं, यानी ये गर्मी को सोख रहा है, तो ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है। अगला टाइप है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें एक ज्यादा रिएक्टिव, मतलब कि एक ज्यादा ताकतवर एलिमेंट एक कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से हटाकर उसकी जगह खुद ले लेता है। अब भाई कौन ज्यादा रिएक्टिव है, ये कैसे पता चलेगा? इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं रिएक्टिविटी सीरीज का। इस सीरीज में जो मेटल ऊपर है वो ज्यादा रिएक्टिव है
और अपने से नीचे वाले किसी भी मेटल को उसकी जगह से हटा सकता है। इसका एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण है जब हम एक लोहे की कील को नीले रंग के कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालते हैं। क्योंकि आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, वो कॉपर को उसकी जगह से हटा देता है। नतीजा, नीला सॉल्यूशन हल्का हरा हो जाता है और कील पर कॉपर की एक लाल भूरी परत जम जाती है। और हमारा आखिरी टाइप है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब यहाँ ना एक एलिमेंट दूसरे को हटाता नहीं, बल्कि दो अलग अलग कंपाउंड्स अपने आयंस की अदला बदली कर लेते हैं। आयंस यानी वो चार्ज वाले हिस्से जिनसे कंपाउंड बनता है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि पार्टनर्स की अदला बदली हो रही है। इस पार्टनर्स की अदला बदली के दौरान अक्सर एक ऐसा नया कंपाउंड बनता है जो पानी में घुलता नहीं है और एक ठोस पदार्थ की तरह नीचे बैठ जाता है। इसी सॉलिड न घुलने वाले पदार्थ को हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। हमने एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक की बात की थी, तो बस इतना याद रखना है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस गर्मी बाहर निकालते हैं जिससे आसपास का तापमान बढ़ जाता है, और एंडोथर्मिक रिएक्शंस गर्मी को सोखते हैं जिससे तापमान कम हो जाता है। और अपनी तैयारी के दौरान इस एक बात को हमेशा याद रखना, जो आज सपने में है कल वो हकीकत में होगा। ऐसे ही और चैप्टर्स को आसानी से समझने के लिए सब्सक्राइब करो ऐसे ही कंटेंट देखने के लिए।